हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनौपचारिक समझौते यानी इनफॉर्मल और जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। जब कुछ व्यापारी अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए नैतिक आधार पर कुछ प्रतिबंधित समझौते करते हैं तो उसको अनौपचारिक समझौता अथवा सज्जनों का समझौता या कार्यवाहक समझौता या भद्र पुरुषों का समझौता इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार इन समझौतों में समझौता करने वाले व्यापारी आपस में किसी भी निश्चित बात के लिए, जैसे मूल्य नियंत्रण का समझौता, बाजार विभाजन का समझौता, भुगतान मूल समझौता कर लेते हैं, किंतु स्वयं अपना व्यापार मुक्त रूप से ही करते हैं। संगठन शिथिल रहता है और सदस्य केवल नैतिक बंधन में रहते हैं। इस प्रकार के समझौते लिखित रूप में नहीं होते, अतः उनका उल्लंघन करने पर किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं रहती है। इस प्रकार के समझौते प्रायः थोड़े समय के लिए ही होते हैं। विशेषताएं: समझौते मौखिक एवं अनौपचारिक रूप से किए जाते हैं। समझौतों का पालन संलग्न इकाइयों के आचरण एवं नैतिकता पर निर्भर करता है। समझौते एक ही व्यापार अथवा उद्योग अथवा धंधे में लगे व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। प्रायः ये छोटे व्यापारियों द्वारा किए जाते हैं। इसमें सदस्यों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। इसमें प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन नहीं होता है, बल्कि अनुचित प्रतिस्पर्धा पर रोक लग जाती है। यह व्यावसायिक संयोजन का सबसे अधिक शिथिल एवं अस्थायी प्रारूप है। इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे व्यावसायिक शर्तों एवं नियमों का पालन करना, मूल्यों अथवा विक्रय क्षेत्रों को निर्धारित करना, उत्पादन को नियंत्रित करना। उद्देश्यों की भिन्नता के आधार पर अनौपचारिक समझौते निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पादन को नियंत्रित करने वाला समझौता, बाजार का विभाजन करने वाला समझौता, मूल्य नियंत्रण समझौते, व्यावसायिक शर्तों एवं नियमों के संबंध में किए गए समझौते। इससे कुछ लाभ होते हैं। इनका निर्माण बिना किसी वैधानिक प्रतिबंध के सरलता से किया जा सकता है। समझौतों में औपचारिकता का अभाव होता है। सदस्यता स्वतंत्र होती है तथा सदस्यों का पृथक पृथक अस्तित्व बना रहता है। इन समझौतों में पर्याप्त लोच पाया जाता है। निरर्थक प्रतियोगिता का अंत हो जाता है। मांग और पूर्ति में उचित संतुलन स्थापित हो जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से की जा सकती है, क्योंकि समझौते स्वयं के हित में होते हैं। दोष: इन समझौतों का जीवन अल्प होता है। समझौतों को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय संगठन नहीं होता। इन्हें वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। समझौतों के उल्लंघन में चूंकि कोई दंड की व्यवस्था नहीं होती, अतः इनका पालन केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाता है। इन समझौतों में शिथिलता रहती है, क्योंकि ये नैतिकता पर आधारित होते हैं। इन समझौतों में प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है, किंतु किसी भी प्रकार की मिथ्या वैधता प्राप्त नहीं होती है। संयुक्त पार्षद कंपाउंड एसोसिएशन: संयुक्त पार्षद का क्षेत्र साधारण पार्षद की अपेक्षा विस्तृत होता है। साधारण पार्षद के दोषों को दूर करने के लिए ही इसका निर्माण किया गया है। संधान में विभक्त व्यवसाय करने वाली कंपनियां अपने व्यवसायों पर निजी नियंत्रण रखते हुए व्यापार एवं उद्योगों के अलावा अन्य बातों के विषय में आपस में समझौता कर लेती हैं। उद्योग की विभिन्न इकाइयों को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, किंतु बाहरी मामलों में कुछ अथवा सभी के लिए आपस में पूर्ण समझौता कर लेती हैं। यह समझौता सामान्य हित के लिए होता है। इनका निर्माण दो रूपों में हो सकता है: संघ यानी पूल्स। संघ से आश्रय संयोजन के उस प्रारूप से है जिसमें सदस्य इकाइयां आपस में लिखित समझौता करके एक केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था के अधीन निश्चित मूल्य पर अपनी वस्तुओं के विक्रय हेतु सहमत हो जाती हैं। श्री हैने के अनुसार संघ व्यापारिक संगठन का वह प्रारूप है जो विभिन्न व्यापारिक इकाइयों के साधन से बनाया जा सकता है। इसके सदस्य मूल्य के ऊपर
कुछ सीमा तक नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूल्य निर्धारण करने वाले साधन में कुछ अंश सम्मिलित करते हैं और बाद में उस समूह की शेष राशि का विभाजन संयोजन की सदस्य इकाइयों में करते हैं। वॉन वैकेरत के अनुसार संघ स्वतंत्र व्यापारियों का एक मिला जुला संयोजन है जिससे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया जा सकता है। रिचर्ड ओवंस के अनुसार संघ वे कार्यकारी समझौते होते हैं जो एक निश्चित अनुबंध पर आधारित होते हैं, जो साधारणतः लिखित होते हैं और जो कदम कदम पर नियम भंग किए जाने पर दंड की व्यवस्था करते हैं। लक्षण: उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक संघ में यह बातें अवश्य होनी चाहिए: स्वतंत्र संगठन, स्वतंत्र हित एवं अस्तित्व, मूल्य नियंत्रण, एकाधिकार प्राप्त करना, उत्पादन तथा उसके अंगों पर नियंत्रण करना, सामूहिक हित के प्रश्न, सदस्यों द्वारा आत्मसमर्पण, समतल होना, केंद्रीय संगठन के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्यता तथा लिखित अनुबंधन पर आधारित होना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पुल है, इस चित्र के जरिए आप समझिए ये एक पुल है, एक संघ है, इसके बहुत सारे संघ सदस्य हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस पुल से जुड़ी हुई हैं, जैसे ABCDEFGH, ये सारे इसकी सहकारी संघ हैं या कह सकते हैं आप स्थित संघ के सदस्य हैं जो इस स्थित संघ से जुड़े हुए हैं। मेन संघ जो है वो ये पुल है जो बीच में दिया गया है और ये सारे इसके सदस्य हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। संघों के निर्माण का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को दूर कर कीमतों को स्थायी रखने का प्रयत्न होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसका प्रभाव हो सकता है कि सभी सदस्य इकाइयों को समान रूप में बराबर लाभ प्राप्त कर सकें। संघ की विभिन्न इकाइयों को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, लेकिन सामान्य मामलों में केंद्रीय संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं: सदस्य संस्थाओं में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, मूल्यों को नियंत्रित करना एवं स्थायित्व लाना, मांग पूर्ति में संतुलन स्थायित्व करना, एकाधिकारी लाभ प्राप्त करना, सदस्यों के उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करना, सदस्य संस्थाओं के हितों की रक्षा करना, सदस्यों के लाभ को सुरक्षा प्रदान करना एवं न्यायोचित वितरण करना। संघों का उदय होना, ओरिजिन ऑफ पुल्स। संघों का उदय सर्वप्रथम अमेरिका में 1814 के बाद हुआ। इस वर्ष वहां गृह युद्ध हो जाने के कारण संघों के निर्माण को भारी प्रोत्साहन मिला और इस प्रकार 1890 तक वे वहाँ व्यापक रूप से फैल गए। धीरे धीरे वे अन्य देशों में भी इन परिवर्तनों के साथ फैलने लगे। आज भी वे विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न प्रारूपों में विद्यमान हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार संघों के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं। मूल्य संघ। इस प्रकार के संघ समान मूल्य निर्धारण पर विशेष जोर देते हैं। मूल्य निर्धारण करने के लिए एक आधार शर्त चुन लिया जाता है और जो उसका उत्पादन व्यय होता है वही अन्य शर्त का भी उत्पादन व्यय मान लिया जाता है। इस व्यय में विभिन्न क्षेत्रों के शर्तों का यातायात व्यय भी सम्मिलित कर लिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के शर्तों को संघ द्वारा निश्चित किए मूल्य जो कि उसके क्षेत्र के लिए निश्चित किया गया है, वस्तु का विक्रय करना पड़ता है। संघ निर्धारित मूल्य में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है।
संघ के सदस्य इकाइयों की विक्रय नीति, विज्ञापन नीति, उपहार एवं साख की अवधि आदि में समानता लाने का प्रयत्न करते हैं। प्रादेशिक अथवा बाजार संघ, इस प्रकार के संघ में प्रदेश सदस्य स्वार्थ के लिए प्रदेश अथवा बाजार निश्चित कर दिया जाता है। प्रत्येक स्वार्थ को अपने अपने प्रदेश अथवा बाजार में वस्तुओं का विक्रय करने का एक अधिकार होता है। इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र की मांग का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। कोई स्वार्थ दूसरे स्वार्थों के क्षेत्र में जाकर अपनी वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकता। इस प्रकार वे अपने अपने क्षेत्र में उचित मूल्यों पर अथवा संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तु विक्रय करते हैं। उत्पादन संघ, जब कभी अत्यधिक उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तुओं के मूल्य में कमी आ जाती है तो उत्पादन संघ का निर्माण किया जाता है ताकि स्वार्थों को घाटे न उठाने पड़े। उत्पादन संघ द्वारा मांग का अनुमान भी लगाया जाता है। संघ विभिन्न स्वार्थों से एक निश्चित समय पर किए गए उत्पादन तथा उसके विक्रय की सूचना प्राप्त कर लेता है। इसी सूचना के आधार पर विभिन्न स्वार्थों का अभियंस अथवा कोटा निश्चित कर दिया जाता है। उत्पादन व्यय का अनुमान लगाकर मूल्य भी निर्धारित कर दिया जाता है। यदि कोई सदस्य निश्चित कोटा से अत्यधिक उत्पादन करता है तो उसे दंड दिया जाता है। इस प्रकार संघ का उद्देश्य अति उत्पादन को दूर करना तथा मूल्य में स्थिरता रखना है। इस प्रकार के संघ में कुछ दोष हैं। यह संघ वस्तु की मांग पर विशेष ध्यान नहीं देता है। दूसरे स्वार्थों की कार्य कुशलता को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।